बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th की हिंदी पुस्तक क्षितिज। क्षितिज का भाग 1 है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर पाठ को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन के बारे में सबसे पहले जानेंगे बच्चों। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए पूरा एक एक क्वेश्चन आंसर को लेकर के आऊँगी, तो अंत तक पहले इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपको इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बच्चों, शुरू करती हूँ। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। उनका नाम क्या हो गया? राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली भाषा है। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखिए बच्चों, कितनी सारी भाषाएं राहुल सांकृत्यायन जी को आती थी। देख लीजिए यहाँ पर, राहुल जी को आती थी पाली एक भाषा है, प्राकृत भाषा है, अभ्रंश भाषा है, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इतनी सारी भाषाएं आती थी। और हिंदी तो आती ही होगी क्योंकि ये हिंदी प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये देखिए, इतनी सारी भाषाओं के जानकार हमारे राहुल सांकृत्यायन। इसीलिए इतनी सारी रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा गया था। अगर बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राहुल सांकृत्यायन को कितनी भाषाएं आती थी, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न को लिख लीजिएगा। और उन्हें महापंडित कहा जाता था क्योंकि उन्हें इतनी सारी भाषाएं आती थी, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। 1963 में उनका देहांत हो गया। 1963 में। अब देखिए, उनका जन्म कब हुआ, एक प्रश्न ये भी है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ बना। और दूसरा प्रश्न बना बच्चों, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। दूसरा प्रश्न बना कि उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया। देखिए, श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई? काशी, आगरा और लाहौर से। और किस सन में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? 1930 में। उन्होंने किन किन भाषाओं में उन्हें ज्ञान था? किन किन भाषाओं का? पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अनेक भाषाओं के जानकार। और उन्हें क्या उपाधि दी गई थी? उन्हें किस नाम से जाना जाता था? महापंडित कहा जाता था। महापंडित मतलब, पंडित मतलब होता है बच्चों ज्ञानी, विद्वान, भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी मृत्यु कब हुई? 1963 में। देहांत, मृत्यु मतलब देहांत। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध माने बच्चों रिसर्च होता है, खोज होता है, आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन यानी रचना, साहित्य मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो भाषा होती है उसमें रचनाएं की। आत्मकथा की रचना, यात्रावृत्ति की रचना, यानी लिखा उन्होंने। इतनी सारी जो अपनी लेखनी चलाई और इतनी सारी चीज़ों की रचना किया। यहाँ देखते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, यानी ट्रांसलेशन। मेरी जीवन यात्रा किसका ट्रांसलेशन किया? मेरी जीवन यात्रा 6 भाग। दर्शन दिग्दर्शन 22वीं सदी। बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, यानी दुनिया से भागो मत, दुनिया को बदलो। दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि साहित्य में
साहित्य के अलावा राहुल जी के द्वारा और कितनी पुस्तकों की संख्या है जिसकी उन्होंने रचना की? तो कितनी रचना किया था? 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री, लुप्त प्राय मतलब जो समाप्त हो चुकी है, जो विलीन हो गई, जो नहीं दिखती है, छुप गई है कहीं, सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी यात्रा, उन्होंने इतनी यात्राएं की, कहते हैं ना घूमने फिरने से ज्ञान बढ़ता है, तो राहुल सांकृत्यायन ने इतनी अधिक यात्रा की कि उसमें उनका अन्यतम स्थान है। यानी इतना बड़ा स्थान है उतना किसी का नहीं। उन्होंने घुमक्कड़ी की उसको कहते हैं जो घूमता रहता है, जगह जगह घूमता रहता है, उसको कहते हैं घुमक्कड़ी। तो उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी यात्रा को ही उन्होंने अपनी घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी यानी घुमक्कड़ी से मनोरंजन, घुमक्कड़ी का मतलब होता है घूमने से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। यानी जब आप किसी देश जाते हैं तो वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर आते हैं और अपने देश का कुछ अच्छा ले जाते हैं तो वहाँ उनको सिखाते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश क्या है? देखिए यहाँ पर संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो उन्होंने राहुल जी की जो ल्हासा की ओर है ना बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। कहाँ से की थी, कब की थी? प्रथम तिब्बत यात्रा में की थी। यात्रा से लिया गया है सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों की तिब्बत यात्रा का अनुमति नहीं थी। यानी भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की कोई अनुमति नहीं दी जा रही थी। अनुमति मतलब आज्ञा नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। देखिए बहुत बड़ी बात है, उनको यात्रा करना था तो उन्होंने कैसा रूप धारण किया? भिखमंगे के छद्मवेश यानी नाटकीय रूप। भिखमंगे का अपना कपड़ा उपड़ा वैसा ही बना लिया था जैसे भिखमंगे का होता है। वस्त्र और वेशभूषा को, अपना रंग ढंग को भिखमंगे के जैसा बना लिया था, जिसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले, देखिए इस पाठ के बारे में, पाठ का सारांश है, इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब चलिए बच्चों चैप्टर पर चलते हैं, ल्हासा की ओर। अभी आपने राहुल सांकृत्यायन के बारे में, लेखक के बारे में पढ़ लिया, आपने इस पाठ का सारांश भी देख लिया। अब हम लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बच्चों, ताकि इसके बाद जो भी अगला वीडियो होगा इसके क्वेश्चन आंसर का। पहले मैंने सोचा था कि आपको पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही पर चैप्टर को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उनका ज्ञान वर्धन होगा, पढ़ने की आदत बनेगी और ज़्यादातर प्रश्न यहीं क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चा पाठ को पढ़ता है तो उससे क्या होता है कि उसको एक बार उसकी मेमोरी में, याददाश्त में सारी चीज़ें चली जाती हैं, उसके बाद उसको कोई परेशानी नहीं होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। ल्हासा की ओर पार्ट 2 है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। देखिए तिब्बत के बारे में कि कहाँ जाया करती थी, तिब्बत जाया करती थी। हिंदुस्तान की भी चीज़ें तिब्बत जाया करती थी। किस लिए? बेचने के लिए। नेपाल की ही नहीं, यह व्यापारिक ही नहीं। देखिए व्यापारिक में इक प्रत्यय है बच्चों, व्यापार प्लस इक, सब एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्यापार प्लस इक बराबर व्यापारिक, ये वाला।
ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी यानी चीन देश की, पलटन यानी सेना की टुकड़ी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्यागा हुआ, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ, जिसमें कोई नहीं रहता था। चीनी किला था। किला मतलब महल होता है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल नहीं है, यानी तिब्बत में कोई जाति पात का भेदभाव नहीं है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। और औरतें पर्दा करती, यानी न तो वहाँ जाति पाति का छुआछूत का भाव है और न पर्दा प्रथा है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। भिखमंगे जो भीख मांगने, जैसे लेखक खुद गए थे, तो निम्न श्रेणी यानी बहुत ही छोटे गंदे वाले जो भिखमंगे हैं, भिखमंगों को लोग चोरी के लगता है कि चोर होगा, डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू का अपना झोली में से चाय दे सकते हैं। झोली में से चाय वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। अब टोटीदार बर्तन को तो केतली कहा जाता है, तो खोटी में रख के आपको दे देगी, इसमें खोटी कहा जाता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। परित्यक्त मतलब होता है त्यागा हुआ। परित्यक्त चीनी किले से, परित्यक्त मतलब जो छोड़ा हुआ था, जो बचा हुआ किला था जिसमें कोई जाता नहीं था। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी रास्ते में, राह मतलब रास्ता, रास्ते का कुछ मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। अब आपको यहाँ लगता होगा ये थोंगला क्या भाषा है। देखिए यहाँ पर थो, आप चाहे तो बच्चों यहाँ पर अंग की जगह ला लगा सकते हैं, इसका मतलब ही यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है थो अंग ला। ये बिंदी जो है नासिक के व्यंजन के लिए है। अंग आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। इसके नीचे जब भी हलंत लगाते हैं किसी अक्षर के नीचे, इसका मतलब वो अक्षर आधा है। तो थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, वेश मतलब वेशभूषा यानी रहन सहन, कपड़ा लत्ता अच्छा पहन के, हम भद्र मतलब होता है सभ्य एकदम अच्छा शिष्टाचार वाला आदमी के वेश में घोड़ों पर सवार होकर हम आए थे। गए तो थे भिखमंगे के जैसे, आए कैसे, एकदम भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर, यानी अच्छे इंसान की तरह आए। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। झोपड़ा यानी झोपड़ी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर मनोवृत्ति यानी मन की जो सोच है, आदत है। शाम के वक्त छंग पीकर, देखिए शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें उससे बिकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। जो डांडा है वह तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं।
16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, यानी वहाँ डाकू भी थे। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा रहता है, यानी डाकू ही मारा जाए। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा करके भीख मांगने लगते। यानी हम भीख मांगते थे कि हमारे ऊपर दया करो। कुची कुची देखिए, ऐसे भीख मांगता है कोई तो कहता है दे दो, वैसे वहाँ की भाषा में कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा, यहाँ के लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। सोचिए कितनी ऊंचाई। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत मतलब बर्फीले, शिखर मतलब चोटी। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्वी कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। 4-5 बजे की करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। यहाँ पर सुमित, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो
कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे जजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। वहाँ का व्यंजन है। हम जब तिंगरी, देखिए यहाँ पर बिंदु के स्थान पर, बिंदु यानी जो अनुस्वार होता है उसके स्थान पर अंग का पूरा प्रयोग किया गया है। ऐसे अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमित के कितने ही जजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने जजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमित। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यदि थोड़े से ही भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित तिंगरी में भी थे। तिंगरी स्थान का नाम है। परिचित मतलब जान पहचान का। तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटा है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर के खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब होता है बच्चों सज्जन, अच्छे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कितनी पोथियाँ बच्चों? हस्तलिखित 103 पोथियाँ बुद्ध वचन की कंजूर में रखी हुई थी। मेरा आसन, अगले पेज पर, मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। क्या लिखी थी? एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है और इस चैप्टर को मैं आपको प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में इसी चैप्टर का लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। अगला वीडियो मेरा आपके लिए इसी पर होगा, प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।